हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंजो दीदी नाटक को। आज हम ये पूरा नाटक देखेंगे। सभी प्रमुख अंक, प्रमुख पंक्तियां, भूमिका, पात्र परिचय, आलोचनात्मक समीक्षा। मतलब ये है कि फुल पैकेज है इसमें। इस क्लास को हम बहुत अच्छे से इसमें हम अंजो दीदी नाटक पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हमारी यूनिट चल रही है यूनिट 8 हिंदी नाटक, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की। लेकिन अंजो दीदी नाटक यूपी का जो हायर वाला एग्जाम होने वाला है, उसमें भी अंजो दीदी नाटक लगा है। तो जो यूपी वाला हायर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास यूजफुल है। अब बात करते हैं यूजीसी नेट वाले बच्चों की। हमारे यूनिट 8 में 14 नाटक है, 14 नाटक है। और उसमें से हमारे 12 नाटक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 13वां नाटक चल रहा है। आज हम नाटक पढ़ेंगे और कल को इसी टाइम शाम को 7 बजे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अंजो दीदी नाटक पर। फिर हमारा एक नाटक बचेगा सिंदूर की होली, जो कि हम अगले दिन कर लेंगे। तो अभी 2 दिन का क्लास शेड्यूल है। आज हम अंजो दीदी नाटक पढ़ने वाले हैं और कल को हम अंजो दीदी नाटक पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नाटक की तरफ। मूल नाटक का पूरा जो है यहाँ पर जो नाटक की बुक है, वहां से पूरा नाटक मैंने रखा है, बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ से क्लेम भी कर सकते हैं यदि एग्जाम में आंसर गलत माना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नाटक की तरफ, नाटक पढ़ना शुरू करेंगे। देखते हैं नाटक। देखो, जब हम जैसे ही नाटक ओपन करते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, नाटक ओपन करते हैं तो ऐसा पेज हमारे सामने ओपन होता है। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? जो हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेज है, दो इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपको पता है पिछली बार भी जो है अंधेर नगरी नाटक से इसी तरह बुक के जो है आगे पीछे जो कोटेशन दी रहती है, वहां से क्वेश्चन आया था। और जो है इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र यादव आपको पता है कितने इम्पोर्टेंट राइटर है, उन्हें हम जो है स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये ओम शिवपुरी की कोटेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों कोटेशन आपको देख लेनी है अच्छे से। ठीक है, अंजू दीदी नाटक के विषय में इन्होंने बोला है, एक बार हम भी पढ़ते हैं। उस समय के रंगमंच अभिनेता और अन्य परिस्थितियों में रहकर जो कुछ अष्ट ने हमें दिया है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रसाद की तरह काल्पनिक रंगमंच के लिए नहीं लिखा, नहीं सेठ गोविंद दास की तरह नाटक के नाम पर मनमाना लिखकर महान नाटककार हो गए। अस्कर ने अपनी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया है और यह असंतोषप्रद नहीं है। किसकी कोटेशन है? ये ओम शिव पुरी की कोटेशन है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये राजेंद्र यादव की कोटेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बुक का पीडीएफ मैं आपको पहले ही टेलीग्राम पर दे चुकी हूँ। और ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इम्पोर्टेंट, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको इस क्लास के बाद दे दूंगी। ठीक है, दोनों कोटेशन नोट कर लीजिएगा और एक बार ये निर्मल वर्मा की कोटेशन है, ये भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे जब हम बुक की तरफ बढ़ते हैं, तो जो ये अंजू दीदी नाटक है, ये समर्पित किसे किया है? उपेंद्रनाथ अश्किन ने। तो क्या है? नन्ही मधुलिका को। कौन थी ये नन्ही मधुलिका? वो भी बुक में दिया हुआ है। जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले जुअर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। तो ये समर्पित किया नन्ही मधुलिका को। मधुलिका कौन थी वो भी उन्होंने बताया। मधुलिका मेरे मित्र श्री गोपाल दास की तीसरी लड़की थी, 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची। इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर न सुना हो, जिसके बारे में राय न दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस जैसे मूजी रोग की शिकार थी, पर मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा। यहाँ पर ये बता रहे हैं जो समर्पित किया है नाटक, वो क्या है? नन्ही मधुलिका को। और ये नन्ही मधुलिका कौन थी वो भी यहाँ पर सब बताया गया है। ठीक है। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए, जो उनके मित्र थे गोपाल दास। ठीक है। कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुक हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा पूरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पेज पढ़ गई है। हमारी बच्ची ने सुन ली। नींद बेहोशी हालत में उसने कहा, मैंने सारा पढ़ लिया है।
क्या कि मैंने जो है ये अंजू दीदी नाटक कंप्लीट पढ़ लिया है। तीसरे दिन 16 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। कौन? मधुलिका। तो यह समर्पित किससे किया है? नन्ही मधुलिका को। देखो, ये नहीं होता कि हमने नाटक पढ़ लिया और हमारा काम हो गया, नहीं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नाटक की आगे की पीछे की सब चीजें हमें देखनी होती है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको 2 पेज बताए। अभी तक हमने 2 पेज देखे, एक ये पेज और एक ये पेज, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दोनों कोटेशन इंपॉर्टेंट है और समर्पित किसे किया है? नन्ही मधुलिका को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे जब बुक की तरफ बढ़ते हैं तो इधर पात्रों का परिचय दिया हुआ है, और पात्र तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी साइड यहाँ पर जो है, जो अंजू दीदी का मंचन हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है कि कब मंच हुआ था, रंगमंच पर, यानी कब मंचन किया गया था, अभिनीत हुआ था ये नाटक। देख लेते हैं। अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेताओं ने योग दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस नाटक का निर्देशन किसने किया था? प्रसिद्ध जो नाटककार है श्री सत्येंद्र सरफ ने किया है। देखो, ये ना, ये कभी नहीं पूछा जाता रंगमंच पर पहली बार मंचन कब हुआ, लेकिन ये जब पूछा जाता है यदि जो बुक है हमारी उस बुक में दिया रहता है। तो जो अंजू दीदी नाटक की बुक है इसमें दिया हुआ है, तो हमें देखना होगा कि जब अभिनीत हुआ कब हुआ था पहली बार। ठीक है, 30 जनवरी 1954 को पहला अंक कहाँ पर अभिनीत हुआ वो भी आप देख लीजिएगा भाई, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और निर्देशक कौन थे उसके? श्री सत्येंद्र सरफ। ठीक है, उसके बाद ये पात्रों के नाम है जो कि हमें बहुत अच्छे से देख लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अंक में कौन कौन से पात्र आते हैं? अंजलि, इंद्र नारायण, अनीमा, मुन्नी, नीरज, श्रीपत, राघु। श्रीपत, सॉरी, नीरज की उम्र क्या थी वो भी हमें देखनी है, 11 वर्ष, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे अंक में ओमी, नजीर, अन्नो, श्रीपत, राघु, इंद्र नारायण, नीलम, नीरज। नीरज की उम्र क्या हो गई? 31 साल हो गई। पहले अंक में नीरज की उम्र कितनी थी? 11। और दूसरे अंक में कितनी थी? 31, यानी 31। ठीक है, और नीलम, नीलम की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। ठीक है, नीलम कौन है? ये नीरज का बेटा है। वो हम आगे नाटक पढ़ेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कौन पात्र की क्या भूमिका है। स्थान है दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। और समय क्या है? जब पहला अंक है वो है गर्मियों का एक दिन, और दूसरा अंक क्या है? 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। यानी पहला अंक कब है? गर्मियों के दिनों में। और दूसरा अंक कब है? पहले अंक और दूसरे अंक में कितने साल का अंतर है? 20 वर्ष का। ठीक है, दूसरा अंक 20 वर्ष के बाद की दिखाई जाती है कहानी। सर्दियों का एक दिन है। जैसे सीरियल में नहीं होता, कोई हम सीरियल देख रहे हैं फिर लीप आ जाता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो इसी तरह आप मानकर चलिए पहला अंक होता है, गर्मियों का दिन होता है, फिर जो है 20 साल का लीप ले दिया जाता है, फिर दूसरा अंक शुरू होता है। ठीक है, इस तरह आप समझ लीजिए। तो ये वाला पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पात्र वाला। ठीक है, इसे डिटेल में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ नोट्स मिले थे। अंजू दीदी जो है, प्रकाशन वर्ष सुन लीजिए पहले तो। कहीं पर आपको 54 मिलेगा, कहीं पर 55 मिलेगा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, 54 ज्यादा जगह मिलेगा, 55 आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन दोनों याद रखना। इसमें 2 अंक है, उपेंद्र अश्क द्वारा लिखा गया है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, पहले अंक में 3 दृश्य है और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य है। ठीक है, उसके बाद पात्र परिचय देख लेते हैं। अंजलि, अंजू दीदी, इनकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष। श्रीपत कौन है? अंजू दीदी का भाई, 27 से 28 वर्ष उम्र है श्रीपत की। श्रीपत बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है और अंजू दीदी का भाई है। इंद्र नारायण, अंजू दीदी का पति, वकील है पेशे से, और उम्र है 38 से 40 वर्ष। अनीमा कौन है? अंजू की सहेली। नीरज कौन है? अंजू का पुत्र, 11 वर्ष उम्र है। मुन्नी नौकरानी है, 25 वर्ष उम्र है, और राघु भी नौकर है। अंजलि का मुख्य पात्र हो ही गई। श्रीपत अंजू का भाई, इंद्र नारायण अंजू दीदी का पति, अनीमा अंजू की सहेली, नीरज अंजू का पुत्र, मुन्नी जो है नौकरानी, और राघु जो है नौकर। ठीक है, दूसरे अंक के पात्र पर चले गए। 20 वर्ष बाद ओमी कौन है? जो है नीरज की शादी हो जाती है, तो नीरज की पत्नी। नीरज कौन है? अंजलि का जो लड़का है नीरज, उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम है ओमी।
अन्नू कौन है? नीरज की मौसी। नजीर कौन है? नीरज का दोस्त। श्रीपत कौन है? नीरज का मामा, मतलब वही अंजलि का भाई, तो नीरज का मामा। मुन्नी चपरासी नारायण। नीरज की उम्र कितनी हो गई? 31 हो गई, क्योंकि 20 साल का गैप आ गया, तो 20 साल बाद उम्र कितनी हो गई? 31। पहले अंक में उम्र 11 और दूसरे अंक में 31। नीलम, नीलम कौन है? नीरज का बेटा है, 11 वर्ष। अच्छा, नीरज और नीलम दोनों ऐसे नाम है, कंफ्यूज हो सकते हो कि स्त्री पात्र है या पुरुष पात्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो है नीरज और नीलम कौन है? पुरुष पात्र है। अंजू दीदी का बेटे का नाम तो है नीरज, और नीरज के बेटे का नाम है नीलम। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पुरुष पात्र है दोनों, नीरज भी और नीलम भी, ठीक है। ये हुई पात्रों की बात। अब हम चलेंगे भूमिका की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। भूमिका कह लो आप इसे, या एक आर्टिकल कह लो, इंपॉर्टेंट है। जब हम बुक ओपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है नाटक शुरू होने से पहले अंजू दीदी एक मूल्यांकन के नाम से कमलेश्वर का एक आर्टिकल, ठीक है। इसे यदि हम पढ़ लेते हैं, तो एक तो दो फायदे हैं ये पढ़ने के आर्टिकल। एक तो हमें पूरा जो है नाटक समझ में आ जाएगा कि नाटक में है क्या, पूरा आप ये मान लीजिए सारांश। दूसरा फायदा क्या है? इसमें बहुत बीच बीच में हमें पंक्ति मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, ठीक है। मतलब उन पंक्तियां ऐसी हम स्किप नहीं कर सकते, पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम में पूछी भी गई है काफी बार। तो और कमलेश्वर खुद में कितने बड़े कहानीकार है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितने प्रसिद्ध राइटर है कमलेश्वर, ठीक है। तो ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। पहले हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, बुक में ही दिया हुआ है, कोई मैं आपको अलग से नहीं बता रही हूँ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बुक में नाटक पढ़ने से पहले जितनी शुरू में चीजें दी रहती है, उन्हें बहुत ध्यान से हमें देख लेनी चाहिए। अगर हम उन्हें अच्छे से पढ़ ले, तो आधा काम तो हमारा वहीं पर हो जाएगा। देखते हैं, कमलेश्वर का ये आर्टिकल है, अंजू दीदी एक मूल्यांकन के नाम से। हो सकता है एग्जाम में यही पूछ लिया, अंजू दीदी एक मूल्यांकन के नाम से किसने लिखा है, तो याद रखिएगा कमलेश्वर ने। चलते हैं, अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। कौन से वर्ग से है? अभिजात्य वर्ग से। अभिजात्य कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत है। जो अंजलि है, उसने क्या किया हुआ है? हर चीज का टाइम फिक्स है, खाने का, सोने का, हर चीज, जैसे कोई मशीन हो, इस तरह से, मतलब उन्होंने अपना जो है टाइम फिक्स किया हुआ है अपने पूरे परिवार का, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिले। और ये संस्कार कहाँ से मिले? अपने नाना जी से। और नाना जी ने अंजलि को जो है गोद लिया था। जो यहाँ पर अंजू दीदी का व्यक्तित्व है, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का है। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हट है, जो दूसरों को परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब। वकील साहब कौन? अंजू के पति, अंजलि के पति, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त, बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजू के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है, और वह खींच भी, जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर, तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आया, मतलब जो है नाश्ते का टाइम वो 8 बजे ही है, और नाश्ते का कहीं पता नहीं। उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारती है, नीरज बेटा, कपड़े बदलते लिए तुमने अपने पापा से कहो नहाकर सीधे इधर आए, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रारंभ की पंक्तियां है। सुबह 8 बजे वाली कहानी करके हर काम व्यवहार सभी पर लागू है। पर यह सब कैसे निभता है? क्या अंजलि केवल दिखाने के लिए ऐसा करती है? नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी या थोपड़ी नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहम। अहमवादिता की यह विषमता ही उसके दुबले पतले इकहरे शरीर की मुआवजा है। उसके चरित्र की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी
पहले नाना जी के इतिहास से जोड़कर रखता है। जब हम नाटक पढ़ेंगे ना तो देखेंगे हर बात में अंजलि कहती है नाना जी कहा करते थे, नाना जी कहा करते थे, मतलब जो सारी बातें हैं वो है नाना जी कहा करते थे। ऐसा हमें बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, आगे हम देखेंगे। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है। बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन और अदब कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है। और इस चाबुक की मार उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती रहती है। जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यक्स, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिकता का रूप मुखर हो उठता है। ठीक है, जिसके प्रभाव से घर भर में एक संयत हलचल की आवाज कानों में पड़ने लगती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। पहली मैंने जो है जितना भी इम्पोर्टेंट है वो मार्क किया हुआ है। ठीक है, वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जब वह उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है तो भीतर से चटता हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने की व्याकुल हो जाता है। लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजो अपनी रहस्यमय मृत्यु का आभास केवल अंजो को देकर टूट जाती है। जो है अंजो इसमें जो है आत्महत्या कर लेती है और ये बात बस जो है अन्नो को पता होता है। अन्नो कौन है? जो उनकी सहेली है। बाद में अन्नो जो है श्रीपत को बताती है, फिर उनके पति को भी पता चल जाता है। लेकिन अंजो किसे बताकर जाती है? वो अन्नो को बताकर जाती है। ठीक है, और वह अपने हठीले ऐम का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मरकर भी जीवित रहती है। उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। उसका जुल्म सर नहीं झुकाता। अपनी जिस अर्ध विशिष्ट अवस्था में वह अपने अहम को सहेजती मानवों को मशीन बना देना चाहती है, उसका चक्र चलता रहता है और वह उन्हें ठीक अपनी तरह से चलाती है। वह कहती है, वह कौन? अंजलि कहती है, जीवन एक मान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइया बन जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अंजलि की ये पंक्ति है। ठीक है, उसके बाद ये वाली पंक्ति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है वकील साहब की दो तीन पंक्ति इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बार हम ये वाली चीज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो उनका बेटा है नीरज, जो कि आजकल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नीरज को जो है अंजलि जो है कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज खुद क्या बनना चाहता है? क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाने लगे हैं तो पूछा जा सकता है। अंजलि नीरज को क्या बनाना चाहती थी? कमिश्नर। और नीरज खुद क्या बनना चाहता था? क्रिकेट का कप्तान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर श्रीपत के व्यक्तित्व की कुछ बातें देख लेते हैं। श्रीपत वह प्रवृत्ति मूलक पात्र है जो अंजों की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। इम्पोर्टेंट है और ये कोटेशन देकर आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसकी है, तो याद रखिएगा कमलेश्वर की। ठीक है, हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं अंजो दीदी एक मूल्यांकन, जो कि हमें नाटक के प्रारंभ में मिलता है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको करवा रही हूँ। श्रीपत भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहाँ अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपत अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपत पूर्ण और वास्तविक है। इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलेंगे। देखो मैं आपको जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रही हूँ, लेकिन आप ये आर्टिकल कंप्लीट पढ़ लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूँ। ठीक है, आगे सपनों से कहता है, कसम ले लो जो इन 20 वर्षों से कभी मेज पर सोया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजू दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है। यहाँ पर किसकी बात कर रही है? 20 साल के बाद की बात हो रही है। अंजलि तो मर जाती है, वो तो आत्महत्या कर लेती है, लेकिन जो है उसके बेटे नीरज की शादी हो जाती है, जो कि पत्नी का नाम होता है ओमी। ठीक है, तो वो बताता है अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है, यानी किसे छोड़ गई है? ओमी को।
जो कुछ बातों में अंजू के भी कान काटती है, तब न जाने क्या हुआ कि फिर वैसे का वैसा हो गया। इम्पोर्टेंट। उसके बाद है, अंजू नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती थी और नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था, जो हम पीछे देखकर आए। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, जो नीरज का पुत्र है नीलम, कवि बनना चाहता है, लेकिन नीरज उसे जो है कप्तान बनाना चाहता है और उसकी पत्नी ओमी उसे आईएएस बनाना चाहती है। ठीक है, मतलब ये दिखा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जब अंजलि थी तो वो अपने पुत्र नीरज को क्या बनाना चाहती थी, कमिश्नर, और वो खुद कप्तान बनना चाहता था क्रिकेट का। लेकिन अब जब नीरज का पुत्र हो गया नीलम, तो वो खुद कवि बनना चाहता है नीलम, लेकिन जो उसके पिता है, यानी कि जो नीरज है, वे तो कप्तान बनाना चाहते हैं, और जो उसकी मम्मी है यानी जो ओमी है, वो आईएएस बनाना चाहती है। ठीक है, नीरज और ओमी श्रीपत और अंजू की परछाइयां है। ओमी तो अंजू की रूह है, नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना, और नीरज का पुत्र नीलू उस सपने की संभावित परिणति का संकेत। इंपोर्टेंट। नीलू कौन है, जो नीरज का पुत्र है नीलम, उसे प्यार से जो है नीलू बुलाते हैं। फिर यहाँ पर ये इंपोर्टेंट है, कमलेश्वर की पंक्तियां, दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप भी है। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है और कितनी अच्छी बात है कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। फिर यहाँ पर ये एक कमलेश्वर की इंपोर्टेंट पंक्ति है, समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इस नाटक में हुआ है, उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें है ही, साथ ही उसका विश्लेषण भी है। चीर फाड़ करके नाटककार केवल उस घाव को खोल कर ही नहीं रख देता, वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। फिर यहाँ पर जो है, एक यहाँ पर उपन्यास है अन्ना कैरेनिना, किसका, तोल्स्टॉय का जो है उपन्यास है। उसकी प्रथम पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। इम्पोर्टेंट पंक्ति और पूछा जा सकता है किसकी है, ये भी याद रखेगा। उसके बाद कमलेश्वर की वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पंक्ति का जिक्र रामचंद्र तिवारी वाली बुक में भी हुआ है। केवल दो अंकों में और एक ही स्थान पर, यहाँ तक कि एक ही कमरे में, जीवन नाटक को इस तरह संजो देना चमत्कारी कहा जा सकता है। अस्क जी ने के अन्य नाटकों को देखते हुए, उनके शिल्प की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, अंजू दीदी नाट्य विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। दो अंकों में दो बड़े और दो छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय में डाल देता है। इम्पोर्टेंट और कमलेश्वर की पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये आर्टिकल पूरा होता है, अंजू दीदी एक मूल्यांकन कमलेश्वर। अब हम चले गए जो अंजू दीदी का नाटक है उसकी तरफ। इसमें सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां मैंने रखी हुई है, देखेंगे। देखो, पहले तो हम पीछे ही देख कर आए हैं, जो पहले अंक है इसमें भी तीन दृश्य है, और जो हमारा दूसरा अंक है उसमें भी तीन दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पहला दृश्य, जहां से नाटक का प्रारंभ होता है। 1933 की गर्मियां। इंपॉर्टेंट, हमने देखा ना जो पहला अंक है उसका क्या है, वो गर्मियों का एक दिन। तो कौन सा दिन याद रखेगा, 1933 की गर्मियां। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हॉल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से दो भागों में बांटकर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखना है, 1933 की गर्मियों का दिन था वो। आगे चले गए। अब सुबह का वक्त, गर्मियों का दिन था और वो भी सुबह का टाइम था, और घड़ी में 8 बजने को है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पर पूरा जो है पहला दृश्य का दिखा रखा है क्या क्या था। तो इसमें हमें एक तो ये वाली लाइन याद रखनी है, 1933 की गर्मियां थी, सुबह का टाइम था और घड़ी में 8 बजने को है। ठीक है, इतना हुआ। फिर यहाँ पर नाटक प्रारंभ होता है, ये अंजलि का कथन आता है जो हम शुरू में देख कर भी आए हैं कि नाश्ता मेज पर रखो, 8 बजने को आए, अभी तक नाश्ता का भी पता नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंजलि की उम्र के बारे में है। अंजलि की आयु यद्यपि 30 के निकट है, लेकिन वह 5-1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरारे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती, जो न केवल गृहस्थी की चक्की हुई जुटी हुई है, बल्कि पूरी निष्ठा
और गंभीरता से जुटी हुई है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अंजलि के बारे में बात हो रही है। आगे हमारे नाना जी कहा करते थे, मैंने आपको बताया शुरू में कि जब हम अंजलि की पंक्तियां देखेंगे तो हमें ये बहुत बार देखने को मिलेगा कि नाना जी कहा करते थे, नाना जी कहा करते थे। क्या कहते थे नाना जी? देख लेते हैं। नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी पंक्तियां मिलेगी वे मैंने इम्पोर्टेंट ही रखी हुई है। फिर उसके बाद है अंजलि की पंक्ति। नाना जी कहा करते थे, सुगरापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। इम्पोर्टेंट है। मैं कहूंगी कि आपको ना एक जगह नोट कर लेना, पंक्ति जितनी पंक्ति नाना जी ने कही है अंजलि के अनुसार। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन कौन सी पंक्ति अंजलि के अनुसार नाना जी ने कही है। ठीक है, फिर अनिमा कहती है, और मैं कहती हूँ अंजू, तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घर ही सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे। इंपॉर्टेंट है, ये पुर्जे वाली पंक्ति दो तीन जगह आएगी तो नोट कर लेना कौन सी किसकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है श्रीपत की पंक्तियों। याद रखिएगा, अनिमा की पंक्ति। अनिमा कौन है? अंजू की सहेली। फिर अंजलि, ये पंक्ति तो आपको पता ही है कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, अभी पिछली बार भी एग्जाम में आई थी। लेकिन इसमें पूछा था किसका संवाद चल रहा था? अंजलि और अनिमा का चल रहा था। ठीक है, अंजलि, जिंदगी स्वयं एक मान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइया है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह बच चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। इंपोर्टेंट पंक्ति है। आगे चले गए अंजलि। वकील साहब श्री इंद्र नारायण, जो अंजलि के पति है उनका नाम है इंद्र नारायण, और कौन थे? वे वकील थे। हंसते हुए प्रवेश करते हैं, अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया 30 उनकी बताई, तो यहाँ पर इतनी एज जो है उनकी हो गई 38 से 40, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 8-10 वर्ष बड़े हैं, तो यानी 38 से 40। एज भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इंद्र नारायण की बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह। अंजो उनमें से है। दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। यानी जो है वे इंजन किसे बता रहे हैं? अंजलि को बता रहे हैं, और दूसरे जो इंजन के पीछे पीछे डिब्बे चलते रहते हैं, तो ऐसे ही हम भी जो है अंजलि के पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पंक्ति इंपोर्टेंट है, याद रखना। और आगे इसी पंक्ति में आपको एक पॉइंट और मिलेगा, उसमें बताया जाएगा दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। ठीक है, तो ये तो इंद्र नारायण की पंक्ति है, नोट कर लेना। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, सदाचार पुरुष का भूषण है। इंपोर्टेंट, फिर से ये पंक्ति। फिर यहाँ पर श्रीपत का तो आपको पता ही है नाटक में कितनी बार नाम आया है, लेकिन एक और अंजलि के भाई का नाम आया है जो आपको एक ही जगह नाटक में मिलेगा, निरिपत भाई। लिखती है कि आ गया श्रीपत, इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी? आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। निरीपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखें दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत क्या भरोसा उसका। ठीक है, यानी जो है अंजलि के दो भाई है, श्रीपत और निरीपत। ये आपको इसलिए बता रही हूँ, आजकल पेपर में जो है गौण पात्र ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो हो सकता है हमारा ध्यान भी ना जाए इस पर, क्योंकि श्रीपत इतना प्रसिद्ध है इसमें पात्र, और निरीपत का बस एक जगह ही जिक्र हुआ है यहाँ पर ही, तो हो सकता है हमारा ध्यान भी ना जाए। तो नोट कर लीजिएगा, जहां पर आप पात्र वाला नोट करते हैं ना, वो आप निरीपत भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर श्रीपत की बात हो रही है। श्रीपत पर्दे के पास खड़ा है, यहाँ पर मतलब श्रीपत की जो है एंटी का है। कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पायजामा पहने हुए है, लेकिन कुर्ते के दो बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो गए। आयु में अंजो से 2-2.5 वर्ष कम है, यानी कि 27 से 28। ठीक है, लेकिन अंजो की तरह पतला दुबला और कमजोर व्यक्ति नहीं, खाने पीने और मौज मनाने वाला आदमी है। लंबा तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्ट्रेस एस्प्रेस का सिगरेट। ठीक है, ये श्रीपत की वेशभूषा, आयु सब बताया गया है। फिर श्रीपत की पंक्तियां, ये भी आपके एग्जाम में पंक्ति आई थी।
कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ। फिर श्रीपत की पंक्ति, मैं कहता हूँ ब्राह्मण का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये भी। फिर श्रीपत, शादी की कल्पना में जो आनंद है वह शादी में कहा, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। श्रीपत की बहुत सारी पंक्ति है यहाँ पर नाटक में, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। श्रीपत, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज्यादा मजा है या शादी में? याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप उन दिनों। किनकी बात हो रही है यहाँ पर? श्रीपत बात कर रहा है इंद्र नारायण की, अंजलि के पति। कहता है कि उन दिनों आप कितना हंसते थे, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहां जी चाहे जाते थे। और आप इतनी देर से बैठे, एक ठाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं, जबकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कसम आपके जीजा जी, शादी ने आपको जो है बूढ़ा बना दिया है। हमने शुरू में ही पढ़ा था, जो ये श्रीपत पात्र है ये अंजू का विद्रोही मूलक पात्र है। आगे चलते हैं। इसमें ना श्रीपत बीच बीच में कुछ नज्म गाता है, गुनगुनाता रहता है, और इम्पोर्टेंट है। ऐसी हमें 5-6 पंक्ति मिलेगी तो उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। भरी बचन में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट। आगे फिर ये वाले भी श्रीपत के ही, जितने भी इसमें पंक्ति टाइप आएंगे मतलब गीत टाइप आएंगे, ये सब श्रीपत के ही है। ठीक है। यहाँ पर फिर श्रीपत और नीरज का संवाद है। श्रीपत पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो बताता है 5वीं में पढ़ता हूँ मामा जी। नीरज बताता है कौन सी क्लास में पढ़ता है, 5वीं में पढ़ता है नीरज, ये याद रखेगा। फिर वे पूछते हैं पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। श्रीपत कहता है डिप्टी कमिश्नर मामा जी। डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? मम्मी ने मामा जी। तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? मैं तो मामा जी। यह तुम्हें हर बात के साथ मामा जी कहना पड़ता है? किसने सिखाया तुम्हें? मम्मी ने सिखाया कि बड़ों से बात करते समय आदर से बात करें। तुम हो चुके, तुम डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है। तो वो बताता है मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर कप्तान, क्रिकेट का कप्तान? क्रिकेट खेलते हो? मम्मी कहती है बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? 2 घंटे। और कितना पढ़ते हो? 6 घंटे। 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। सही बात है, यदि क्रिकेट में जाना है तो यही करना होगा। जी पास कैसे होऊंगा? पास होने के लिए रोज बकायदा 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो, क्रिकेट के सब कप्तान बनना। ठीक है, तो वही चीज है जो हम पीछे देख कर आए हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको पूरा संवाद यहाँ पर पढ़कर बता दिया। ठीक है। 5वीं क्लास में है नीरज, वो कप्तान बनना चाहता है क्रिकेट को, और उसकी मम्मी चाहती है कमिश्नर बने। फिर श्रीपत, अरे दीदी तुम तो व्यर्थी गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट होना चाहिए। श्रीपत ये कह रहा है अपनी बहन को। क्यों कह रहा है? क्योंकि उनके नियम ही इतने हैं, नियम कानून इतने मशीनीकरण की तरह अपना घर चला रही है। तो ये बात वो कह रहा है कि तुम्हें तो घर में तो तुम बिन मतलब में फंसी हो, तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये पंक्ति इंपोर्टेंट है श्रीपत की। यहाँ पर फिर दूसरा दृश्य है। दूसरा दृश्य कुछ नहीं है, बस ये एक पेज का ही है। ठीक। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत खाने की मेज पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर के नीचे तकिए का काम दे रही है। ठीक है, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। वह पूछा जा सकता है ये वाली शुरू की पंक्ति देखकर कौन से दृश्य का आरंभ होता है? दूसरे दृश्य का। ठीक है, दूसरे में इससे अलग कुछ भी नहीं है। पर्दा फिर गिर जाता है, यहीं समाप्त हो जाता है, मतलब इतना छोटा सा है जो दूसरा। फिर चले गए तृतीय दृश्य पर। कहां से होता है? कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। घड़ी में 3 बज चुके हैं। जब पहला दृश्य प्रारंभ हुआ था क्या था? सुबह का टाइम था, 8 बज रहे थे। फिर जो तीसरा दृश्य है चल रहा है उसमें घड़ी में 3 बज चुके हैं।
खाने के कमरे में श्रीपत पूर्ववत मेज पर सोया हुआ है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है तीसरे में जो प्रमुख पंक्ति है वो देख लेते हैं। इस घर के लोग भी पुर्जे है, कसम भगवान की मशीन के पुर्जे। एक पुर्जे वाली पंक्ति आई है अनीमा की, एक पुर्जे वाली पंक्ति आई है अंजलि की, और एक पुर्जे वाली पंक्ति आई है श्रीपत की। तीनों एक जगह नोट कर लेना, एग्जाम में नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। श्रीपत, बात असल यह है बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है। वे थे भी तानाशाह, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी मुन्नी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर देखो कितनी आजादी है वहाँ। दिन के हर वक्त तुम्हें वहाँ कोई ना कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों न सोए। फिर श्रीपत की ये पंक्तियां, संतोष तो हो जाता, आशा तो उमंग उठती, देते तो वचन, चाहे करते ना वचन पूरा। उसके बाद फिर ये श्रीपत की है, मैंने आपको पहले बोला जो एक गीत टाइप पंक्ति है, इन्हें एक जगह नोट कर लेना श्रीपत के नाम से। श्रीपत, बहुत भलाई तो भगवान पसंद नहीं करता। जिस तरह सुंदर बच्चों को कुरीति से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी तरह मित्र शत्रुओं की बुरी नजर से अपनी भलाई की रक्षा करने को मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। श्रीपत की पंक्ति। हीरांजलि की पंक्ति, नाना जी कहा करते थे दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। याद रखिएगा, पीछे क्या था हमने देखा था। इंद्र नारायण बोलते हैं कि दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं। एक जो क्या कहते हैं जैसे इंजन होता है जो अंजलि की, और एक डिब्बों जैसे इंजन के पीछे डिब्बे चलते रहते हैं, वे कौन है, वे हम है। ठीक है, ये इंद्र नारायण की पंक्ति थी। यहाँ पर अंजलि की पंक्ति है, नाना जी कहा करते हैं दुनिया में 3 तरह के आदमी होते हैं। एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह। दूसरे वो जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की तरह। और तीसरे वो जो न आप चलते हैं न दूसरों को चलने देते हैं, ब्रेक की तरह। नाना जी कहा करते थे श्रीपत। फिर श्रीपत बोलता है ब्रेक है ब्रेक। तो यहाँ पर जो तीसरे तरह के आदमी की बात हुई है वो कहाँ पर किसकी तुलना की गई है, श्रीपत से की गई है। ठीक है, जो न आप चलते हो न दूसरों को चलने देते हैं, वे ब्रेक की तरह होते हैं। और नाना जी कहा करते थे श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। वाह दीदी, लाख रुपए की बात कही है तुमने। इम्पोर्टेंट है ये भी पंक्ति। ठीक है, वो भी याद रखना। 2 तरह के आदमी वाली इंद्र नारायण की पंक्ति थी, 3 तरह के आदमी वाली अंजलि की पंक्ति थी। ठीक है ना। फिर श्रीपद की पंक्ति है, नमस्ते, दुआ है कि हमारे नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे और तुम भी देखो कि चार्ट आखिर कोई वैसी बुरी चीज नहीं है। अंजलि, नाना जी कहा करते थे श्रीपद ब्रेक है ब्रेक। अंजलि, कड़ी टूट गई राघु, शायद मैंने इसे ज्यादा चाबी दे दी। फिर यहाँ पर जो है प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे अंक पर। 20 वर्ष बाद पर्दा उसी मिले जुले खाने के कमरे और बैठक में उठता है। यानी दूसरे अंक में जो है 20 वर्ष के बाद का दिखाया गया है, सर्दियों के दिन थे। देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ओमी, यहाँ पर अंजलि की जगह कौन आ गई, ओमी। ओमी कौन थी, अंजलि की बहू यानी नीरज की पत्नी। ठीक है। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर, तुम क्या कर रही हो, 8 बजने को आया और नाश्ते का कहीं पता नहीं। आपको दिख रहा होगा ना, जब प्रथम अंक में नाटक प्रारंभ होता है यही लाइन अंजलि बोलती है। ठीक है, कि 8 बजने को आया, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं रखा, नाश्ते का कहीं पता नहीं। ठीक है, दूसरा अंक प्रारंभ होता है यही बात ओमी बोलती है, यानी जो अंजलि की बहू है। तो जब भी तो वो श्रीपत बोलता है कि तुम यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व छोड़कर चली गई हो ओमी के रूप में। ठीक है, तो यही ओमी में जो है अंजलि की सारी जितने भी वेदे जो जैसे वो लगाती थी पाबंदियां, ऐसी ओमी लगाती है। ठीक है। फिर अनीमा, अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज है, तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजो की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। दूसरा अंक में यहाँ पर जो है जो बीच में गैप आया है 20 वर्ष में, उसमें बीच में जो है अंजलि आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनीमा है वो बता रही है कि यदि ऐसा होता होगा कि इस लोक की खबर और आत्मा भी कोई चीज है, तो तुम्हें बड़ी खुशी होगी ये जानकर अंजलि कि तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रही है तुम्हारी बहू ओमी, और तुम्हें इस बात की तुम्हारी अंजो की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती हो।
चुना भी तो बीसियों में से था उसने तुम्हें। अंजू चाहती थी ऐसी बहू जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। हम मजाक क्या करती थी कि तुम ऐसी बहू लाओगी जो पानी भी डाइनिंग टेबल पर जाकर पिए। ठीक है, पिराने और अंजू को मरे 5 वर्ष हो गए हैं, इसका पता भी नहीं चलता। वर्ष हो गए अंजू को मरे 5 वर्ष। तुम लोग तो खैर अपनी शहर चले गए, पर जीते तो यही थे, जल्दी बनने के बाद हो गई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये चीज, अंजू को मरे कितने साल हो गए, 5 वर्ष हो गए। और आपने देखा प्रथम अंक में जो है इंद्र नारायण वकील थे, लेकिन अब जो है 20 साल के बाद जब द्वितीय अंक का प्रारंभ होता है तो वे जज बन गए। कौन? जो इंद्र नारायण अंजू के पति थे। ठीक है। नीरज, पहली बात तो यह है कि वे हाई कोर्ट के जज है। जज और सिटी मजिस्ट्रेट में बड़ा फर्क है, नीरज कहता है। ठीक है। ओमी, चोर तो सारी दुनिया को नजर आती है, आपका ख्याल है कि नीलम बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा? ये कोई खास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद ये है, फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। वही बात है, अपना जो सपना था वो अपने बेटे पर, मतलब उसे जबरदस्ती की। वो जब हमने देखा प्रथम अंक में, नीरज कप्तान बनना चाहता था क्रिकेट का, लेकिन जो है वो कमिश्नर बनाना चाहती थी अंजलि। तो यहाँ पर नीलम के साथ भी वही हो रहा है, नीरज के पुत्र नीलम के साथ। यहाँ पर जो है नीरज उसके साथ ऐसा कर रहा है कि मैं तो उसे क्रिकेट का कप्तान बनाऊं। ठीक है। और मम्मी कहा करती थी कि श्रीपत मामा ब्रेक है ब्रेक। प्रथम अंक में हमने यही पंक्ति देखी। अंजलि कहती है नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। यहाँ पर ओमी कह रही है मम्मी कहा करती थी कि श्रीपत मामा ब्रेक है ब्रेक, नीरज। और मैं कहता हूँ मम्मी स्वयं ब्रेक थी, जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखी, उसे आजादी से फूलने फलने नहीं दिया, और जब मर गई तो ब्रेक लगाती गई। इसकी पंक्ति नीरज की और बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। नीरज, मामा श्रीपत मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी मोटी कैप्टन या लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। उस समय तो सेना में स्त्रियां ली नहीं जाती थी, पर अब ले ली जाती। और मैं कहता हूँ कि तुम्हें सच्ची सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। तो आप रिलेट कर रहे हो, जो बातें अंजलि कहा करती थी वही बातें सेम जो है ओमी कह रही है। ठीक है। और आपको याद हो श्रीपत जो है, उसने कहा था अंजलि को कि तुम्हें तो सेना में जो है कैप्टन में भर्ती हो जाना चाहिए। तो वो कहता है नीरज, जब 20 साल के बाद द्वितीय अंक प्रारंभ होता है, और ओमी को कहता है, क्या कहता है कि उस समय तो पता नहीं सेना में भर्ती होते हो गया नहीं होते, लेकिन अब तुम्हें सच में जो है सेना में भर्ती हो जाना चाहिए, अब तो जो है स्त्रियां ले ली जाती है सेना में। श्रीपत, तो लगता है अंजू दीदी इस घर में अपना प्रतिनिधि छोड़ गई है। तुम ठीक कहते थे नीरज, अपनी पत्नी को तुम्हें सेना में भर्ती करा देना चाहिए। अरे भाई देख तो लो, क्या मैं गंदा लगता हूँ, क्या नहीं लगता कि अभी नहाकर चला आ रहा हूँ। ठीक है, ये श्रीपत की पंक्ति है कि अंजू दीदी इस घर में जो है अपना प्रतिनिधि छोड़ गई है। श्रीपत, तुम अंजू ही का दूसरा रूप हो, किसे कहते हैं, ओमी को कह रहे हैं कि तुम अंजू का ही दूसरा रूप हो। श्रीपत, मैंने गलत कहा, तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो, तुम्हें किसी अस्पताल की मेट्रन होना चाहिए। उसे तो श्रीपत जो है अंजलि को तो बोल रहा था कि तुम्हें सेना में भर्ती होना चाहिए, फिर ओमी को कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ, मैंने गलत कहा। तुम तो अंजू दीदी से भी जो है एक कदम आगे हो, तुम्हें सेना में भर्ती नहीं, तुम्हें तो अस्पताल की मेट्रन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक पात्र है चपरासी, नाम याद रखना बस, चपरासी भी इसमें आया था बीच में। फिर अनिमा, अंजू की मृत्यु के दिन मैं यही थी, ख्याल था कि शायद आप भी आएंगे। श्रीपत से कह रही अनिमा, आपके तमाम पतों पर तार गए, पर उनका उत्तर 1.5-2 महीने बाद फ्रांस से आया। श्रीपत, यूरोप की सैर का शौक था, जमींदारी खत्म करना कांग्रेस के उद्देश्य का एक हिस्सा था, तो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊं। फिर उसके बाद श्रीपत की ये पंक्ति इंपोर्टेंट है। अनीमा, अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। अब जो है अनीमा ये राज खोलती है कि अंजू जो है किसी दौरे से नहीं मरी थी, उसने आत्महत्या की थी। ठीक है, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता था, नाटक में भी अभी दिखाई है, ये दूसरे अंक में दिखाई गई है। अनीमा बोलती है कि ये अंजू दौरे से नहीं मरी, सबको लगता है कि उसे दौरा आया था और वो मर गई थी, नहीं, वो उसने आत्महत्या की थी, अभी वो डिटेल में बताएगी अनीमा। अनीमा, उसके तकिए के नीचे से दो चिट्ठियां निकली, एक जीजा जी के नाम और दूसरी मेरे। जीजा जी को उसने लिखा, मैं मर रही हूँ, अब आप शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए।
मैं आपको तंग करने नहीं आऊंगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी, आशा है आपका जीवन अब निष्कंटक बीतेगा। ठीक है। कहती है नीमा कि जब वो मरी, उसने आत्महत्या की, तो वहां से दो चिट्ठियां निकली थी उसके तकिए के नीचे से, अंजलि के तकिया के नीचे। एक तो जीजा जी के नाम थी, जिसमें लिखा था, मैं मर रही हूँ, अब तुम आराम से शराब वराब पियो, अपने शौक पूरे कियो। और क्या क्या एक निकली थी अनीमा के नाम, यानी मेरे नाम, यानी जो अंजलि की सहेली है उनके नाम। श्रीपत मौर्य, अंजू दीदी सख्त मारपीट थी। अनीमा, मेरे नाम चिट्ठी में उसने लिखा, एक बार की लगी यह छूटती नहीं। इन 10-15 वर्षों में जिंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ जिंदगी के बाकी बाकी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव है। मैं जहर खा रही हूँ रोज की कलह से, और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी, पर तुम किसी से ये न कहना। ठीक है। तो दो चिट्ठियां निकली थी, एक इंद्र नारायण के नाम थी और एक अनीमा के नाम थी। दोनों में क्या लिखा था वो भी बता दी। ठीक है। अनीमा ये सब बातें श्रीपत को बता रही है। श्रीपत, अंजू मोरबीट थी, मोरबीट और जालिम, खुद मरी और जीजा जी को भी मार गई। फिर ये श्रीपत की पंक्ति है, इंपोर्टेंट है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जितने भी गीत आए एक जगह नोट कर लेना। नीलम, मम्मी कहती थी कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेट का कप्तान। जैसे प्रथम अंक में हमने देखा श्रीपत और नीरज का वो चला था, संवाद चला था कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ पर श्रीपत और नीलम का संवाद चल रहा है, यानी जो है नीरज के पुत्र नीलम का संवाद चल रहा है। ठीक है। मम्मी कहती है कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेट का कप्तान। तुम खुद क्या बनना चाहते हो? मैं कवि बनना चाहता हूँ। नीरज खुद क्या बनना चाहता था? कप्तान। नीलम खुद क्या बनना चाहता है? कवि बनना चाहता है। एक जगह नोट कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम पढ़ रहे थे या कविता कर रहे थे? कविता कर रहा था, सुनाओ तो कविता। फिर यहाँ पे नीरज एक, वो सॉरी, नीलम एक कविता सुनाता है। कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली लंबी, बुलबुल को सुंदर गान मिले। नीलम, मुझको कविता करना आया, कवि का दिल कवि के प्राण मिले। इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना नीलम के है। फिर श्रीपत, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कवि के बारे में। कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। तो यहाँ पर जो है नीलम जो खुद क्या बनना चाहता है? कवि बनना चाहता है, ये आप याद रखिएगा। नीलम, मैं तो कवि बनना चाहता हूँ दादाजी, आप मामा पापा और मम्मी से कह दे कि वे मुझे कवि बनने दे। मोहन में मैंने एक कविता भेजी थी, वह छप गई। तो कहाँ पर भेजी थी उसने कविता? मोहन में कोई पत्रिका होगी, वहां पर भेजी थी और वह छप भी गई है। श्रीपत, कमिश्नर एक कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। और तुम्हारे पापा तो समझाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कहीं बड़ा खिलाड़ी है, और घर बैठे अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश की सैर करता है। इम्पोर्टेंट है, श्रीपत की पंक्ति है। फिर यहाँ पर एक गीत है श्रीपत का। और जो है फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा दृश्य आता है, वही एक ही पेज का ही है, एक पेज का भी नहीं, आधे पेज का ही है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा दृश्य, घड़ी में 4 बजने को। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति यहाँ पर है, मथुरा में जाकर भूल गए कहानी सब ब्रज की गलियों को, पर ब्रज की गलियां स्पंदित है अब भी कहानी की बातों से। हम यहाँ, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं तमाम होती है। ये किसका गीत है? इंद्र नारायण। ज्यादातर गीत श्रीपत का है, एक वो कवि वाला गीत आया है उनका, इनका नीलम का, और एक ही गीत आया है इंद्र नारायण। सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं तमाम होती है। श्रीपत, जिगर ने कहा है तौबा करता हूँ तोड़ने के लिए। श्रीपत, मैं ठीक कहता हूँ, जो मेरी बहन थी पर वह नाना के यहाँ पल रही थी, वह सख्त मोरबिट और जालिम थी, क्योंकि हमारे नाना मोरबिट और जालिम थे। वह घर को घड़ी की तरह चलाना चाहती थी, पर वह नहीं जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन वरना सनक ही का दूसरा रूप है। अंजू यही से समझती तो जीजा जी को चोरी से शराब पीने और अंजू को मरने की जरूरत न पड़ती। लेकिन अंजू ने देखा कि वह जिंदगी में अपनी जिद पूरी नहीं कर सकी, तो उसने जहर खा लिया, और जिस काम में वह जिंदगी में सफल न हुई थी उसमें मरकर हो गई। इस कमरे को देखो, 5 वर्ष से इसमें कोई जोर से नहीं हंसा, जोर से नहीं बोला।
5 वर्ष से इसमें सिगरेट शराब का एक घूंट नहीं पिया गया। 5 वर्ष से ये अंजू की सनक को पाता रहा। मैं समझता हूँ आज अंजू की सनक, उसके जुल्म, उसके तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है, ताकि घर के लोग अपना अपना जीवन जिए। श्रीपद की पंक्तियां और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्रनाथ श्रीपद ठीक कहता है, यह जादू टूटना चाहिए। इस घर को उस घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। अंजो के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूँ, पर जब उस सनक के लिए उसने जान दे दी तो उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने जिंदगी और कितने दिन बाकी है, तो क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी आत्मा को कष्ट दूं। इंद्र नारायण की पंक्ति है। यहाँ पर जो है हमारा नाटक समाप्त होता है, पर्दा गिर जाता है। तो ये हुई अंजू दीदी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्ति। यहाँ पर हमने उनका आर्टिकल पढ़ लिया कमलेश्वर का, पात्र परिचय देख लिए, प्रमुख पंक्तियां देख ली, जो गीत आए बीच में वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं एक बार आलोचनात्मक समीक्षा, जो है बच्चन सिंह के बुक्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी एक दो पॉइंट जो इसमें दिए हुए हैं। पहले तो ये याद रखना, पहली पंक्ति, उपेंद्र नाथ दास पहले नाटककार है जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह श्रव्य भी है और दृश्य भी, पूरा श्रव्य दृश्य भी। इम्पोर्टेंट बच्चन सिंह की कोटेशन है। उसके बाद यहाँ पर अंजू दीदी नाटक के बारे में, अंजू अनुशासनबद्ध प्राणी है, मशीनीकरण की हद तक। उसका भाई उसकी यंत्रीकृत अनुशासन और सनक को इसलिए तोड़ता है कि घर के अन्य प्राणी अपनी अपनी जिंदगी जिए। उनका भाई कौन, स्लीपर। किंतु यंत्रीकरण तथा यंत्रीकरण की दो विरोधी कोटियां नाटक को एक पूर्व नियोजित ढांचे में डाल देती है, पूर्व निर्धारित नाट्य प्रवाह का बाधक होता है। ठीक है। उसके बाद ये आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन सिंह की बुक है, देख लीजिएगा, सेम ही है जो है। बस यहाँ पर ये याद रखिएगा, दीदी के साचे में ढलकर भी वकील साहब ढल नहीं पाते, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उन्हें जो है ऐसा लगेगा जैसे वकील साहब ने आत्महत्या की, नहीं। आत्महत्या कौन करती है, अंजलि करती है, वो हम नाटक में पीछे देख कर भी आए हैं। अंजो का भाई श्रीपत अंजो विरोधी चरित्र है, वो भी हमने देख लिया है। जो अंजो की बात का जो भी विरोध करता है वो श्रीपत ही करता है नाटक में। ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई, अंजू दीदी नाटक हमारा समाप्त हो जाता है। तो आज हमारे जो है 13 नाटक कंप्लीट हो गए। अभी हमारा अंजू दीदी नाटक के एमसीक्यू बचे हैं, फिर हम बोलेंगे कि हमारे 13 नाटक कंप्लीट हो गए, और एक नाटक बचा रह जाता है सिंदूर की होली, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, मैं उनको बता देती हूँ, आप हिंदी विद रीचा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल निकल कर आ जाएगा। चैनल ओपन करोगे तो प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा, और यहाँ पर एक ये मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 हिंदी नाटक फ्री क्लास के नाम से। यहाँ पर हमने किया क्या है, पहले दिन तो हमने देखा था कि हम कैसे नाटक पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाने चाहिए। फिर एक दिन हम नाटक पढ़ते गए, जैसे सबसे पहले हमने अंधेर नगरी नाटक पढ़ा, फिर अंधेर नगरी के एमसीक्यू सॉल्व किए। भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किए। चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा, फिर चंद्रगुप्त नाटक के एमसीक्यू सॉल्व किए। स्कंदगुप्त नाटक पढ़ा, फिर स्कंदगुप्त नाटक के एमसीक्यू सॉल्व किए। फिर आद्या तुरैया नाटक पढ़ा, उनके एमसीक्यू मतलब जितने भी नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अंत्यदीदी नाटक आज पढ़ लिया, कल एमसीक्यू सोल्व करेंगे। और एक नाटक रह जाएगा सिंदूर की होली, वो भी मैं आपको अगले दिन जल्दी ही करवा दूंगी, मतलब 2-3 दिन में। आप ये मानिए हमारी यूनिट 8 कंप्लीट होने जा रही है, और ये सभी क्लास बिल्कुल फ्री है, तो जाकर देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो आप यहाँ पर जो है मुझे ये मेल कर दीजिएगा, ये मेरी मेल आईडी है। हालांकि अब तो जो है हमारी लाइव क्लास होती है, तो कल को लाइव क्लास होगी शाम को 7 बजे। अंजू दीदी नाटक पर एमसीक्यू सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे जुड़ जाइएगा, देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए आपको किसी भी नाटक की, तो आपको हिंदी विद टीचर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहां पर मैंने सभी पीडीएफ दी हुई है। साथ ही जो जैसे मैंने आज की क्लास पढ़ाई, आपको उसके नोट्स चाहिए, तो वो भी मैं हिंदी विद टीचर टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करती हूँ। तो आप जो है टेलीग्राम पर जाकर वहां पर हिंदी विद टीचर सर्च करोगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 4,000 के लगभग जो है स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा आज की क्लास की। कोई मुझे बोलता है कि मेल कर दीजिए, देखो अब सबको पर्सनली पीडीएफ भेजना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, फिर तो मैं पीडीएफ भेजने में ही रहूंगी। ये ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आपको सभी जानकारी क्लास की दे पाऊँ, अपने नोट्स दे पाऊँ आपको, और कोई नेट की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है एनटीए की तरफ से, वो भी आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दो। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और वीडियो तो मुझे पता है काफी बच्चे तो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो वैसे ही क्लास को फॉलो करते रहिए और खुद
खुद से भी पढ़ते रहिएगा। कोई नया स्टूडेंट आया है, कुछ पूछना चाहता है तो मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई देती भी हूँ। ठीक है, कल को हम शाम को 7 बजे मिलेंगे अंजू दीदी नाटक के एमसीक्यू के साथ। नाटक खुद से एक बार जरूर पढ़कर आइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सारा मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब तक आप खुद से नाटक नहीं पढ़ोगे तो आपकी अच्छे से कमांड नहीं होगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में आपका नाटक जो है आराम से आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो नाटक पढ़कर आइएगा। कल को मेरी क्लास में शाम को 7 बजे अंजू दीदी नाटक के एमसीक्यू के साथ हम मिलेंगे। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो अंजू दीदी नाटक को पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।